और हम सब लोग जान बचाने के लिए बस्ती से भाग निकले। मैं सबसे पीछे थी और फिर अपने साथियों से बिछड़ कर रास्ता भटक गई। अब तक इन चट्टानों में भटक रही हूँ। पानी पीने के लिए नदी पर रुकी थी। शायद मुझे चक्कर आ गया और मैं बैठे बैठे गिर गई थी। तुम कौन हो? काफिर? भाई मैं काफिर नहीं हूँ, सविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अफगानिस्तान में रूसी फौजियों को काफिर कहा जाता था और उसके जिसे पर रूसी फौजी वर्दी थी। मैं भी तुम्हारी तरह मुसलमान हूँ और उन मेहमानों में से एक हूँ जो गुज़िश्ता रात तुम्हारे घर पर आकर ठहरे थे। मैं भी तुम्हारी तरह अपने साथियों से बिछड़ कर रास्ता भटक गई हूँ और मेरी बदकिस्मती तो ये है कि मेरा घोड़ा भी कहीं भाग गया है। ओह, तो वो तुम्हारा घोड़ा था? घोड़े को तुमने देखा है? कहाँ है वो? सबीना ने जल्दी से पूछा। यहाँ से तकरीबन 1.5 मील दूर झाड़ियों में चरते हुए देखा था। फिक्र उसे भूल जाओ, अब उसे तलाश करना मुश्किल है, शाह परी ने जवाब दिया। तुम्हारे मिल जाने से मुझे कुछ हौसला हुआ है, सबीना बोली। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इन पहाड़ों से निकलेंगे कैसे? तुम्हारे मिल जाने से मुझे भी हौसला हुआ है, इंशाअल्लाह अब रास्ता तलाश कर ही लेंगे, शाह परी ने जवाब दिया। वो तकरीबन 1 घंटा वहां बैठी बातें करती रही। शवीदा ने उसे अपने बारे में यही बताया था कि वो अखबार नवीस है और अफगानिस्तान के हालात का जायजा लेने के लिए यहाँ आई हुई है, लेकिन वो भी मुसलसल हादसात का शिकार हो रही है। धूप तेज हो रही थी, चट्टानें तप रही थी, लेकिन जाहिर है वो यहाँ बैठी नहीं रह सकती थी। बिलाखिरी ने वहां से रुखसत होने का फैसला कर लिया। वो घोड़े पर सवार होगी। शाह परी आगे थी और सबीना उसके पीछे बैठी थी। बराकी करब से बशर की तरफ वाक़ है। मेरा कहना है कि अभी बशर की तरफ ही चलना चाहिए, शाह परी ने घोड़े की लगाम थामते हुए कहा। उसने सर उठाकर सूरज की तरफ देखा, शिम का तायद किया और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। घोड़ा हल्की रफ्तार से चट्टानों में चलता रहा। तेज धूप में सनलाख चट्टानें अंगारों की तरह तप रही थी। वो यूं लगता था जैसे आग उगल रही हूँ। शाहपली और सबीना दीदी सब पसीने से शराबूर हो रहे थे। धूप बहुत तेज हो गई थी। सबीना को यूं लग रहा था जैसे उस पर अंगारे बर्फ रही हूँ। दोपहर तक वो दोनों घोड़े की पीठ पर बैठी रही। वो घर से छोटी चट्टानों की भूल भुलैयों से निकल आई थी, लेकिन इनके चारों तरफ दूर दूर तक अब भी बुलंद पहाड़ थे और उन्हें इन पहाड़ों से निकलने का कोई रास्ता अब भी नहीं मिला था। प्यासे उनके हल खुश्क हो रहे थे। एक तरफ दरख्तों का झुंड देखकर शाह परी ने घोड़े का रुख उस तरफ मोड़ दिया। उसका अंदाजा दुरुस्त दिखला। वहां एक चश्मा था जिसका पानी एक छोटी सी नदी में बहता हुआ चट्टानों में कहीं गायब हो गया था। उन्होंने घोड़े से उतरकर पानी पिया, लेकिन उससे भूख नहीं मिटी। जमीन पर लेटे हुए समीना की नजर दरख्तों की शाखों की तरफ उठ गई। वो तमाम शहतूत के दरख्त थे, शाखें फल से भरी हुई थी, लेकिन शहतूत अभी पूरी तरह पके नहीं थे। उसने शाह परी को उस तरफ मुतवज्जो किया। उसकी आंखों में चमक सी उभर आई और वे एक झटके से उठकर बैठ गई। उन दरख्तों का फैलाव अगरचे बहुत ज्यादा था, लेकिन ज्यादा बुलंद नहीं थे। शहतूत पूरे अफगानिस्तान में पाया जाता है और उसका फल बहुत शौक से खाया जाता है। इसे सुखा भी लिया जाता है, जो हर मौसम में दुकानों पर भी फरोख्त होता है। इससे हमारा पेट भर सकता है। शहतूत पूरी तरह पके हुए हो तो बहुत मजेदार होते हैं। आओ, हम इन दरख्तों पर आसानी से चढ़ सकती हैं, शाह परी ने कहा। वो दोनों उठ गई। दरख्त पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। वो दोनों अलग अलग शाखों पर बैठकर पके हुए शहतूत तोड़ तोड़ कर खाने लगी। शहतूत खाने में शमीना को वाकई मजा आ रहा था। पेट भरने के बाद वो एक बार फिर दरख्त के नीचे बैठी ये सोचने लगी कि हम क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद वो एक बार फिर घोड़े पर सवार होकर मंजिल की तलाश में निकल खड़ी हुई। इस मर्तबा समीना आगे बैठी थी और शाह परी ने पीछे बैठकर दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेट लिए थे। वो गलचे तादादम हो चुकी थी, लेकिन धूप ने एक बार फिर परेशान करना शुरू कर दिया था। शमीना को अपना दिमाग पिघलता हुआ महसूस हुआ। पीछे बैठी शाह परी बार बार कह रही थी कि कदमोबाज से बराकी ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे के फासले पर है, लेकिन वो कल रात से भटक रही है। शमीना को शुबा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन पहाड़ों में भटक कर अपनी मंजिल से बहुत दूर निकल गई हूँ। वो एक तंग से दर्रे पर पहुंच गई और जैसे उस दर्रे से बाहर निकली, शमीना ने घोड़ा रोक लिया। उनके सामने नशेब में वज़ू हरी सर सबलो शादाब वादी फैली हुई थी। वो दोनों वादी की तरफ देख रही थी। शाह परी अचानक ही उछल पड़ी। उन हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए चीफी, वो देखो, उस तरफ धुआं उठ रहा है। वहां यकीनन कोई घर होगा, घोड़ा उस तरफ मोड़ दो। शमीना ने उसकी इशारे की सिम देखा। नशेब में बहुत दूर दरख्तों में किसी जगह से धुआं उठ रहा था। घुंघान दरख्तों की वजह से अगरचे कोई मकान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहां से उठता हुआ धुआं इस बात की गवाही दे रहा था कि उन दरख्तों में कोई छोटी सी बस्ती या कोई एक आध मकान मौजूद है। शमीना ने घोड़ा उस रास्ते पर डाल दिया। वो तकरीबन 1 घंटे में वहां पहुंची। वो अखरोट का बाग था जो चारों तरफ बहुत दूर तक फैला हुआ था। उस बाग में खुली जगह थी जहां एक दूसरे से जरा फासले पर 2 कच्चे मकान बने हुए थे और वह धुआं एक मकान के सहन से उड़ रहा था। वो दोनों घोड़े से उतर आई। आसपास कोई भी नहीं था। शाह परी शमीना को वहीं रुकने का इशारा करते हुए आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाने लगी। तकरीबन 2 मिनट बाद दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र औरत बाहर निकली। वो औरत उन दोनों को देखकर हैरत ज़दा सी रह गई। क्या इस घर में हमें थोड़ी देर को पनाह मिल सकती है? शाह परी ने औरत की तरफ देखते हुए था। कौन हो तुम लोग? कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ और कौन है?
उस औरत ने पूछा और दूर खड़ी हुई समीना की तरफ देखने लगी। समीना के सर पर टोपी नहीं थी और उसके बाल कद्दों पर बिखरे हुए थे। हम दोनों अकेली है, शाहबरी ने जवाब दिया। मैं करमाबाद की रहने वाली हूँ। कल रात हमारी बस्ती पर हमला हो गया था। हम लोग अपने घर वालों के साथ बस्ती से निकलकर बराकी की तरफ जा रहे थे कि हम उनसे बिछड़ कर रास्ता भटक गई। कल रात से इन पहाड़ों में भटक रही है। यहाँ से धुआं उठता हुआ नजर आया तो इस तरफ आ दी। तू करमाबाद की रहने वाली हो और बराकी जा रही थी? औरत के लहजे में हैरत थी। हाँ, शाहबरी ने इस बात में सारी लाया। करमाबाद यहाँ से 50 कोस और बराकी तकरीबन 90 कोस है। तुम लोग यहाँ कैसे आ गई? औरत ने कहा। मैंने बताया ना कि हम कल रात से इन पहाड़ों में भटक रही है, शाहबरी ने जवाब दिया। भूख, प्यास और थकन ने में निढाल कर रखा है। हम थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहती हैं, फिर चली जाएगी। आओ अंदर आ जाओ। उस औरत ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। समीना ने घोड़े को एक दरख्त की शाख से बांध दिया और शाहबरी के साथ अंदर आ गई। शहर खासा वसी था। एक तरफ तंदूर बना हुआ था और आग उसी तंदूर में चल रही थी, जिससे उठने वाला धुआं उन्होंने देखा था। आओ आओ, तुम लोग इधर बैठ जाओ। वो औरत उन्हें मकान के बरामदे में ले गई, जहां पुरानी सी दरी बिछी हुई थी। वो दोनों दीवार से टेक लगाकर दरी पर बैठती। उस औरत ने पहले उन्हें पानी पिलाया, फिर जल्दी से कहवा बनाकर ले आई और उनके पास बैठ गई। घर में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है? शाहपरी ने पूछा। मेरा खामद है और बेटा है, वो दोनों कहीं गए हुए हैं, कुछ देर में आने वाले होंगे, औरत ने जवाब दिया। ये बाग तुम्हारा है? शाहपरी ने एक और सवाल किया। नहीं, ये बागलाद खान अब्दुल रसूल के है, हम तो यहाँ चौकीदारी करते हैं, औरत ने जवाब दिया। यहाँ से आबादी कितनी दूर है? इस मर्तबा समीना ने पूछा। इस बाग से आगे कच्चा रास्ता है जो पुख्ता सड़क तक चला गया है। वहीं पर एक छोटी सी बस्ती है, वहां से बसें भी मिल जाती है, औरत ने जवाब दिया और चलना बाद उठते हुए बोली। तुम लोग बैठो, मैं रोटियां बना लूं। शाहपरी और समीना दीवार से टेक लगाए बैठी रही। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी कि इस मकान तक पहुंच गई थी। उनका ख्याल था कि कुछ देर आराम करने के बाद आगे चली जाएगी, लेकिन रोटियां पकाने के बाद औरत ने बताया कि वो आज यहाँ से नहीं जा सकेंगी। शाम होने वाली थी। वो औरत इस बात पर इसार कर रही थी कि रात यही रहे, सुबह उसका खामद या बेटा उन्हें पक्की सड़क वाली बस्ती तक छोड़ आएगा। वो दोनों हालांकि बहुत परेशान थी। उन्हें यकीन था कि दूसरे लोग उनके बारे में परेशान हो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इस बूढ़ी औरत का मशवरा कबूल कर लिया था, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अगर दोबारा रास्ते से भटक गई तो न जाने कहां निकल जाएगी। शाम का अंधेरा फैल रहा था। उस बूढ़ी औरत ने लालटेन रोशन कर दी और उनके सामने दस्तरख्वान बिछा दिया। शोरबे वाला गोश्त और तंदूरी रोटी। उन दोनों ने खूब पेट भर कर खाना खाया। वो खाने से फारिग हुई थी कि बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। समीना चौंक गई। इसने कई रोज बाद किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनी थी। उसके थोड़ी देर बाद एक लंबा तिरंगा नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसकी उम्र 26-27 साल रही होगी। खूब से मद और लंबे कद का मालिक था। बड़ी बड़ी मूंछें रुखसारों तक फैली हुई थी। वो इस बुढ़िया का बेटा सादुल्ला था। वो हैरत से इन दोनों की तरफ देखने लगा। बुढ़िया ने इन दोनों के बारे में बताया तो वो सारी लाकर रह गया। समीना ने उसकी आंखों में अजीब सी चमक देखी थी। समीना ने यह भी महसूस किया था कि सादुल्ला शाहपरी को गहरी नजरों से देख रहा था। बुढ़िया के पूछने पर सादुल्ला ने बताया कि बाबा किसी काम से बस्ती में रह गया है, कल दोपहर के बाद वापिस आएगा। उसने यह भी कहा था कि वह सुबह इन दोनों को बस्ती में पहुंचा देगा। सादुल्ला और उसकी माँ ने भी खाना खा लिया। उसके कुछ देर बाद सादुल्ला की माँ एक कमरे में शाहपरी और समीना के लिए बिस्तर बिछाने लगी तो सादुल्ला ने उसे रोक दिया। क्यों? मैं तो यहाँ इन मेहमान लड़कियों के लिए बिस्तर बिछा रही हूँ, तुम क्यों मना कर रहे हो? माँ ने उसे घूरा। वो रात को दूसरे कमरे में रहेगी, मैं वहां उनके लिए बिस्तर लगा देता हूँ, सादुल्ला ने जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? माँ ने उसे घूरा। समझने की कोशिश करो माँ, सादुल्ला ने सरगोशियाना लहजे में कहा। वो जो फौजी वर्दी वाली लड़की है ना, वो काफिर है, और दूसरी लड़की पर भी मुझे शुबह है। मुझे शक है ये दोनों लड़कियां जासूसी के लिए इस इलाके में आई हुई हैं और मुजाहिदीन को इनकी तलाश है। अगर मुजाहिदीन यहाँ आ गए तो इन्हें हमारे घर में पाकर हमें भी पकड़ लेंगे, इसलिए इन्हें रात को यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं दूसरे मकान में इनके लिए बिस्तर लगा देता हूँ, फिर वो भी तो हमारा ही मकान है। बुढ़िया ने उसे घूरा। वहां से पकड़ी जाएंगी तो हम पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं आएगी। हम कह सकते हैं कि रात को किसी वक्त चोरी चप्पे वहां घुस गई होंगी, सादुल्ला ने जवाब दिया। बुढ़िया सोच में पड़ गई। समीना ने उसे बताया था कि वो मुसलमान है, लेकिन उसका बेटा कह रहा था कि वो काफिर रूसी फौजी है। उसके लिए उसके बेटे की बात में ज्यादा वजन था और इसने बेटे की बात मान ली। और तकरीबन आधे घंटे बाद जब सादुल्ला ने शाहपरी और समीना को बताया कि रात उन्हें दूसरे मकान में गुजारनी पड़ेगी तो समीना की छठी इसने उसी वक्त खतरे की घंटी बजा दी। शाहपरी का माथा भी टिंका था, लेकिन बहरहाल उनमें से किसी ने भी कोई एतराज नहीं किया था। सादुल्ला उन्हें दूसरे मकान में ले आया। एक कमरे में चटाई पड़ी हुई थी। सादुल्ला ने चटाई पर एक चादर बिछा दी और 2 पुराने से कंबल ओढ़ने के लिए दे दिए। लालटेन उस कमरे के कोने में रख दी थी। अब तुम लोग सो जाओ, मगर सुबह जल्दी उठ जाना। मैं बस्ती तक छोड़ने के लिए तुम लोगों के साथ जाऊंगा। यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। सादुल्ला चला गया। समीना ने दरवाजे के करीब आकर बाहर झांका
उन दोनों मकानों के दरमियान तकरीबन 50 गज का फासला था। छोरु नाम के एक खटारा सा छोटा पिकअप ट्रक में समीना ने बाहर खड़े हुए देख लिया था। पहले मकान में बैठे उसने उसी गाड़ी की आवाज सुनी थी। इतने दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया और खिड़कियां देखने लगी। एक दरवाजा और खिड़की अंदर शेर की तरफ खुलती थी। शेर का दरवाजा मकान की दूसरी तरफ था। समीना ने कमरे का दरवाजा और खिड़की बंद कर दी। खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था और उसकी जगह एक गत्ता लगा हुआ था। दूसरी खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। उसके तमाम शीशे सलामत थे। दरवाजा और खिड़कियां बंद होने के बावजूद कमरे में घुटन का एहसास नहीं हो रहा था। वो दोनों चटाई पर बिछी हुई चादर पर लेट गई और तंबल उड़कर बातें करने लगी। कोने में पड़ी हुई लालटेन जल्दी छोड़ दी गई थी। शाहपरी तो बातें करते करते सो गई थी, लेकिन समीना को नींद नहीं आ रही थी। उसने सादुल्लाह के चेहरे पर जो का असरात और उसकी आंखों में जो चमक देखी थी, उसने उसकी नींद उड़ा दी थी। इसने अगरचे सादुल्लाह और उसकी मां के दरमियान होने वाली गुफ्तगू नहीं सुनी थी, लेकिन वो समझ गई थी कि सादुल्लाह उन्हें अलग मकान में क्यों सुनाना चाहता है। उसकी नीयत में फुतूर था और समीना को यकीन था कि वो आज रात कुछ न कुछ करने का इरादा रखता है, और उसी वजह से समीना को नींद नहीं आ रही थी। उसने गर्दन घुमाकर शाहपरी की तरफ देखा। लालटेन की मदन रोशनी में उसके चेहरे पर बेपनाह मासूमियत नजर आ रही थी। वो गहरी नींद में थी। समीना कुछ देर उसकी तरफ देखती रही, फिर उठकर उस खिड़की के करीब आ गई जो बाहर की तरफ खुलती थी। उसने आहिस्तगी से चुटकी हटाकर खिड़की का एक पट खोल दिया। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। खिड़की खोसती हचरात और की आवाजें उसकी समाज से टकराने लगी। वो चंद मिनट तक वहां खड़ी तारीकी में घूरती रही, फिर खिड़की बंद करके दोबारा अपनी जगह पर लेट गई और तंबल सीने तक खींच लिया। बेहद थकी होने के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके बरक्स उसके दिमाग में एक बेचैनी सी भरी हुई थी, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। बिरात समीना की भी आंख लग गई। दफातन घोड़े के हिननाने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। उसे अंदाजा नहीं था कि ये रात का कौन सा पहर था। उस पर नींद का दबाव था और दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। उसने शाहपरी की तरफ देखा। समीना ने दूसरी तरफ करवट बदल ली। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी, लेकिन चंद सेकंड बाद ही उसकी आंखें दोबारा खुल गई। उसकी समाज से हल्की सी आवाज टकरा रही थी, जैसे कोई चीज किसी चीज को उसकी जगह से उठाने की कोशिश कर रही हो। वो चंद सेकंड तक उसी तरह बेसो हरकत लेटी रही। उसने बहुत मोहतात अंदाज में जरा सी गर्दन घुमाकर माइल की तरफ खुलने वाली खिड़की की तरफ देखा। बाहर तारीकी होने के बावजूद उसे अंदाजा हो गया कि वहां कोई था। उस वक्त आवाज भी रुक गई थी। उसने चंद सेकंड वो आवाज सुनने की कोशिश की, फिर आंखें बंद कर ली। तकरीबन 2 मिनट गुजर गए। समीना का ज़हन एक बार फिर नींद में डूब रहा था कि एक बार फिर उसकी आंख खुल गई। इस मरतबा उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई दबे कदमों कमरे में चलने की कोशिश कर रहा हो। वो आवाज उसके करीब आकर रुक गई और वो सांस रोके बेहिसो हरकत लेटी रही। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका वहम नहीं था, कोई उसके करीब मौजूद था। उसके सांसों की आवाज उसे सुनाई दे रही थी और फिर से यूं लगा जैसे शाहपरी के ऊपर से कंबल हटा दिया गया हो। ऐसे शाहपरी करवट लेकर उससे कुछ दूर हट गई थी। समीना ने भी यूं हरकत की जैसे करवट ले रही हो। इसने कंबल अपने ऊपर से नहीं हटने दिया। उसके साथ इसने आंख में जरा सी जोरी पैदा करके देख लिया था। साधुना शाहपरी के करीब बैठा हुआ था। लालटेन की मदम रोशनी में उसके चेहरे पर खमासत के तासरात साफ नजर आ रहे थे। उसके बाएं हाथ में पिस्तौल था और दायां हाथ वो शाहपरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा था। समीना ने बड़े मोहतात अंदाज में कंबल के अंदर ही अंदर पतलून तो पांचों ऊपर सिरका कर पिडली पर बंधा हुआ खंजर निकाल लिया और उसके दस्ते पर गिरफ्त जमा कर आने वाले लम्हों का इंतजार करने लगी। और उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। शाहपरी की आंख फुट गई थी। वो सादुल्लाह को देखकर खौफजदा सी हो गई। उसने चीखने की कोशिश की, मगर सादुल्लाह ने फुर्ती से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और पिस्तौल उसके चेहरे के सामने करते हुए सरगोशी में बोला, खामोशी से उठकर मेरे साथ चल दो वरना गोली मार दूंगा। शाहपरी की आवाज घुटकर रह गई। समीना सूरत हाल को समझ रही थी। इसने कंबल के अंदर ही अंदर खंजर के दस्ते पर गिरफ्त दुरुस्त की, फिर बड़ी आहिस्तगी से हाथ कंबल से बाहर निकाला और बिजली की सी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए पलटकर सादुल्लाह पर हमला कर दिया। सादुल्लाह के लिए ये सूरत बिल्कुल गैर मुतवक्को थी। वो समझ रहा था कि समीना गहरी नींद सो रही है। वो शाहपरी को पिस्तौल के जोर पर दूसरे कमरे में ले जाकर अपनी गंदी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा रखता था, लेकिन मामला उसके बरक्स साबित हुआ। खंजर की नोक सादुल्लाह की कोहनी से जरा ऊपर बाजू में पेवस्त हो गई। सादुल्लाह के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो अपनी जगह से इस तरह उछला था कि पिस्तौल भी उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। समीना ने कंबल को अपने ऊपर से उतार कर दूर फेंक दिया और एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। इसने एक बार फिर खंजर से वार किया। सादुल्लाह इस मर्तबा भी हमले के लिए तैयार नहीं था। खंजर उसके कंधे पर लगा। वो एक बार फिर चीख उठा। शाहपरी भी एक झटके से उठकर खड़ी हो भी थी। वो चंद में खौफजदा सी नजर उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों में खून उतर आया।
इसी दौरान समीना एक बार फिर सादुल्ला पर हमला कर चुकी थी, लेकिन इस मर्तबा सादुल्ला ने उसका खंजर वाला हाथ पकड़ दिया और गालियां बकते हुए उसके हाथ से खंजर छीनने की कोशिश करने लगा। खंजर तो समीना की गिरफ्त से निकल गया, एक झटके से दूर जा गिरा, लेकिन वो खुद सादुल्ला की गिरफ्त में आ गई। सादुल्ला बहुत ताकतवर था। उसने एक जोरदार घूंसा समीना के मुंह पर मारा और समीना के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। एकदम खड़ी हुई शाहपरी समीना की चीख सुनकर जैसे होश में आ गई। उसने आगे बढ़कर सादुल्ला के बाल पकड़ दिए और उसे जोर जोर से झटके देते हुए पीछे खींचने लगी। सादुल्ला ने उसकी पसली पर कूली से जोरदार वार किया। शाहपरी कराकर पीछे उलट गई। उसे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो कुछ देर तक सीना सहलाती रही, फिर अपनी जगह से उठना ही चाहती थी कि उसकी नजर खंजर पर पड़ गई जो उससे 3-4 फुट के फासले पर पड़ा था। उसने लपक कर खंजर उठा लिया और एक लम्हा जाया किए बगैर सादुल्ला पर हमला कर दिया। खंजर सादुल्ला की पुष्ट पर रीढ़ की हड्डी के करीब महफूज हो गया। उसके मुंह से जीभ निकल गई। वो समीना को छोड़कर पीछे पलटा, लेकिन शाहपरी ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और पे दर पे उस पर खंजर से वार करती रही और उसकी आंखों पे खून उतर आया और जुनून सा तारी हो गया। सादुल्ला को संभलने का मौका नहीं मिल सका। शाहपरी पे दर पे उस पर खंजर से वार करती रही। सादुल्ला चीखा और फर्श पर लौटता रहा, लेकिन शाहपरी ने उस वक्त तक हाथ नहीं रोका जब तक वो बेहिस्सो हरकत नहीं हो गया। शाहपरी पर अब भी जुनून तारी था। समीमा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से खंजर ले लिया। शाहपरी चंद ने उसकी तरफ देखती रही, फिर उससे लिपट कर रोने लगी। समीना ने उसका कंधा थपथपाया, फिर उसे लेकर उस जगह से चंद कदम पीछे हट गई। कमरे में खून भी गिरा हुआ था। शाहपरी की कमीज पर भी खून लगा हुआ था। समीना ने खंजर साफ करके अपनी पिडली पर बांध लिया और शाहपरी की चादर उठाकर उसके कंधे पर डाल दी। मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो शाहपरी की तरफ देखते हुए बोली। फिर कमरे का जायजा लेने लगी। कमरे के दोनों दरवाजे बंद थे, लेकिन आंगन की तरफ वाली खिड़की खुली हुई थी। अब यह बात उसकी समझ में आ गई कि सादुल्ला कमरे में किस तरह दाखिल हुआ था। इस खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था और उसकी जगह गत्ता लगा हुआ था। इसने दत्ता निकालकर खिड़की खोल ली और कमरे में दाखिल हुआ था। चलो अब देर ना करो, समीमा ने शाहपरी का हाथ पकड़ लिया। शाहपरी ने चादर अपने ऊपर दुरुस्त की और समीना के साथ बाहर वाले दरवाजे की तरफ चलने लगी। समीना ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बाहर तारीकी थी और उनका घोड़ा वहां से कुछ दूर खड़ा था। उसने शाहपरी को इशारा किया और वो दोनों मकान से निकलकर दंबे कदमों घोड़े की तरफ चलने लगी। घोड़ा उन्हें देखकर ही निराने लगा। शाहपरी और समीना ने घोड़े को थपथपाया, बरस की शाखों से बंधी उसकी लगाम खोली और उसे लेकर पैदल एक तरफ चलने लगी। मकान से तकरीबन 100 गज दूर निकल आने के बाद वो घोड़े पर सवार हो गई। बाग के बीचों बीच कुछ रास्ता काफी कुचादा था। उस रास्ते पर घोड़े को दौड़ाती रही। वो जल्द से जल्द यहाँ से दूर निकल जाना चाहती थी। बुढ़िया ने बताया था कि ये कच्चा रास्ता तकरीबन 20 कोस आगे जाकर पक्की सड़क से मिल जाता था, जहाँ एक छोटी सी बस्ती भी थी। वो रात का आखिरी पहर था। उस कच्चे रास्ते पर घोड़ा दौड़ाती रही और फिर आखिर जब रात की तारीकी खत्म होने लगी तो वो पक्की सड़क पर पहुंच गई। बस्ती उस सड़क के दूसरी तरफ थी, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। बस्ती के लोग ख्वाब खरगोश के बदले ले रहे थे। अलबत्ता वो जैसे ही पक्की सड़क पर पहुंची, आवारा कुत्तों ने भौंककर उनका इस्तेमाल किया था। बुढ़िया ने बताया था कि उस बस्ती से करमाबाद और बराकी के लिए बसें भी मिल सकती थी, लेकिन उन दोनों के ख्याल में किसी बस की इंतजार में रुकना खतरे से खाली नहीं था। बाद में वाकई वो मकान 20 मील के पास से पर तो था। सुबह होते उस बुढ़िया को अपने बेटे के कत्ल का पता चल जाएगा। वो सकते इसी दौरान कोई और भी उस मकान तक पहुंच जाए और फिर कत्ल की इतला उस बस्ती तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इसलिए उस बस्ती में रुकना उन दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ से किस तरफ जाना है। कुत्ते बोध बो कर उनकी तरफ लपक रहे थे। चंद गज आगे बस्ती की तरफ जाने वाली एक कच्ची सड़क के किनारे पर एक मोड़ लगा हुआ था, जिस पर फारसी में करमाबाद और बराकी के नाम लिखे हुए थे। उनके नीचे फासला और तीरों के निशान भी थे। बराकी के नीचे तीर का निशान बाईं तरफ था। करमाबाद की तरफ जाना तो मुनासिब नहीं होगा, मेरा ख्याल उस तरफ चला जाए। समीना ने बाईं तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ चलो, शाहपरी ने कहा। कुत्ते कुछ दूर तक उनका पीछा करते रहे, फिर वापिस चले गए। वो दोनों सड़क की किनारे कच्ची जमीन पर घोड़ा दौड़ाती रही। दिन की रोशनी फैलना शुरू हो गई और वो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने घोड़े की रफ्तार कम नहीं की थी। सड़क के दोनों तरफ सब्जा था, जहाँ बेदा छोटी छोटी नदियां भी नजर आ रही थी। सूरज शुरू हो रहा था। धूप की रूह पहली किरणें हर तरफ फैल रही थी। अब इक्का दुक्का आदमी भी खेतों में नजर आ रहे थे। इन्होंने एक जगह घोड़ा रोककर नदी से पानी पिया और फिर आगे रवाना हो गई। धूप फैल चुकी थी, सूरज सर पर आ गया था। सामने से एक बस आते देखकर उन्होंने घोड़ा रोक लिया। कुछ देर बाद बस उनके करीब से गुजर गई तो इन्होंने दोबारा घोड़ा आगे बढ़ा दिया। मेरा ख्याल है सड़क से जरा हटकर चलना चाहिए ताकि दूसरों की नजरों में ना आ सके, शाहपरी ने कहा। मुनासिब मशवरा था। शमीना ने फौरन ही घोड़ा सड़क से उतार दिया। वो सड़क से तकरीबन 50 गज के फासले पर चलती रही। इन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा था कि सड़क इनकी निगाहों से उजन ना होने पाए।
तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गई। ये बस्ती सड़क से जरा हटकर वाक़ थी और चंद घरों पर मुश्तमिल थी। इन्होंने रुककर मशवरा किया और बस्ती में दाखिल हो दी। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।